दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की फसल में लगने वाली सबसे भयंकर बीमारियों के बारे में, जिनकी वजह से हमारा तरबूज का जो उत्पादन है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है। भले ही आपकी तरबूज की फसल किसी भी अवस्था में है या फिर अब आप तरबूज लगाना चाहते हैं, तो भी आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की फसल में जो भी रोग बीमारियां आती हैं उनके बारे में, और उनके लक्षण भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इन रोग बीमारियों की पहचान कर सकते हैं और कौन कौन से उचित उपाय करके आप इन बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं और आप अपने तरबूज की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी, इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों तरबूज की शुरुआती अवस्था में, यानी कि जब तरबूज की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में होती है, उस समय पे इसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और इसी अवस्था से आपके तरबूज के जो प्लांट है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप समय पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो फसल आपकी काफ़ी कमज़ोर रह जाती है। इन कीटों में मुख्य रूप से इस सीजन में हैफिड्स का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसके बाद में व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और लीफ माइनर, ये समस्या भी आपको फेस करनी पड़ सकते हैं। और इन सभी रस चूसने वाले कीटों की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान तरबूज की फसल में देखा जाता है। और उसके बाद में जैसे ही तरबूज की फसल फ्रूटिंग स्टेज में आती है, यानी कि फल बनने जब शुरू होते हैं, उसी दिन से इसमें फ्रूट फ्लाई की समस्या भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो फल मक्खी होती है उसका प्रकोप आपको इस अवस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी की वजह से होता है। आधे से ज़्यादा फल आपके ख़राब हो जाते हैं अगर आप समय पे कोई स्टेप नहीं लेते हैं। आधे से ज़्यादा फल तो आपके काने हो जाएंगे, जिनकी वजह से मंडियों में उनके रेट आपको नहीं मिलेंगे। और शुरुआती स्टेज में जब फल छोटे होते हैं उस समय पर फ्रूट फ्लाई का अटैक हो जाता है, तो वो फल ख़राब होकर उसी स्टेज में झड़ जाते हैं, या कुछ फल बड़े होकर सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है 70% से भी ज्यादा उत्पादन आपका सिर्फ फ्रूट फ्लाई की वजह से प्रभावित हो सकता है। और उसके बाद में शुरुआती स्टेज में जब तरबूज के बीजों का अंकुरण होता है, उसी स्टेज में यानी कि 10 से 15 दिन की अवस्था में ही जो जड़ गलन की समस्या आती है, वो समस्या भी सबसे ज़्यादा देखी जाती है, कॉलर रोट वगैरह की समस्या। उस वजह से भी हमारे तरबूज के जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं, शुरुआती स्टेज में ही वो मर जाते हैं। दोस्तों शुरुआती स्टेज में जब आपकी तरबूज की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में आती है, तो उस समय पे इन सभी रस चूसने वाले कीटों को खत्म करने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए शुरुआती स्टेज में आपको सबसे पहला जो स्प्रे लेना है ना, थाइमाथोक्सम 25% में आता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हर बार मैं इसको इस्तेमाल करता हूं और एकदम अच्छे रिजल्ट आपको इससे मिल जाएंगे। जो चाहे आपकी फसल में माहू का प्रकोप है, चाहे व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स या किसी अन्य रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप है, अच्छी तरह से ये कंट्रोल कर लेता है। और माहू के लिए तो रामबाण का काम करेगा ये। तो अगर शुरुआती स्टेज में इस तरह की समस्या आ रही है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए आप धानुका की अरेवा इंसेक्टिसाइड आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% में किसी भी कंपनी का इंसेक्टिसाइड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों माहू का प्रकोप शुरुआती स्टेज में जब आपकी तरबूज की फसल में होता है तो वो पत्तियों का रस चूसना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां ऊपर से सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद में ये समस्या बढ़ती ही जाती है। और धीरे धीरे आपका जो प्लांट है, जो आपका खिलता हुआ प्लांट है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा ऊपर से, मतलब एकदम से सिकुड़ जाएगा, सारे पत्ते मुड़ जाएंगे और ग्रोथ जो है प्लांट की वो वहीं पे रुक जाएगी। और उसके बाद में धीरे धीरे पत्तियां जो है वो सूखनी शुरू हो जाएंगी और प्लांट वहीं पे रह जाएगा, जिसकी वजह से आगे उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी। तो शुरुआत में ही ये स्टेप आपको ले लेने हैं। और उसके बाद में तरबूज की फसल जब थोड़ी सी बड़ी अवस्था में आ जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, यानी कि 35-40 दिन की अवस्था में आ जाती है, उस समय पे इस तरह की समस्याएं अगर आपको दिख रही हैं तो या तो आप इमिडाक्लोप्रिड 70% का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सिजेंटा कंपनी की अलीका इंसेक्टिसाइड आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार इंसेक्टिसाइड है, इन सभी रोग बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म कर देती है। उसके बाद में आपको रस चूसने वाले कीटों को तो उतना ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए स्टेप नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद में गर्मियों में इतनी ज़्यादा समस्याएं आपको रस चूसने वाले कीटों की वजह से, शुरुआत में ये समस्या आती हैं, बाद में नहीं आती हैं।
और जगह जगह पे अपने प्लॉट में इन रस चूसने वाले कीटों के लिए जब आपकी तरबूज की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में होती है, येलो और ब्लू स्टिकी जो ट्रैप आते हैं वो आपको लगा देने हैं। 1 एकड़ में 25-30 आप जो है येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए। इससे भी आपके जो रस चूसने वाले कीट हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं और इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल आपको कम से कम करना पड़ता है। जब भी आप इन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, साथ में फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करते रहना चाहिए आपको, बदल बदल के। यार इंसेक्टिसाइड भी आपको बदल बदल के इस्तेमाल करना है। अगर एक स्प्रे से ये कंट्रोल नहीं होता है तो जैसे शुरुआत में आपने थाइमिथॉक्सम ले लिया, उसके बाद में एमिडाक्लोप्रिड ले लीजिए। मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 स्प्रे में ये कंट्रोल हो जाता है। इन्हीं के साथ में शुरुआत में आप यूपीएल कंपनी का साफ फंगीसाइड जो आता है वो इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद में धनुका कंपनी का जो धनुस्टीन आता है कार्बेंडाजिम 50% दूसरे स्प्रे में आप वो काम में ले सकते हैं। इसके बाद में बारी आती है फ्रूट फ्लाई की। जब आपकी तरबूज की फसल फ्रूटिंग स्टेज में आती है तो फ्रूट फ्लाई के लिए आपको कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबसे गंभीर है। समस्या पहले वाले भी गंभीर थी, लेकिन ये जो समस्या फ्रूट फ्लाई की जो समस्या है ये किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन को प्रभावित करती है। उस समय पे आपको क्या करना है, पूरे प्लॉट में इंसेक्टिसाइड के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आपको पूरे प्लॉट में फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगा देने हैं। 1 एकड़ में कम से कम 20-25 फ्रूट फ्लाई ट्रैप तो आपको लगा ही देने हैं। फ्रूट फ्लाई ट्रैप में नए किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं, काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान उठा लेते हैं और रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है, पैसे भी लग जाते हैं और रिजल्ट भी नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है, ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, फ्रूट फ्लाई ट्रैप मंगवा लेते हैं, लेकिन होता क्या है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप वेजिटेबल्स वाले अलग आते हैं और फ्रूट वाले अलग आते हैं, जो आपके मौसमी वगैरह के। तो आपको यहाँ पर सिर्फ वेजिटेबल फ्राई ट्रैप आते हैं ना, वो ही इस्तेमाल करने हैं। तरबूज में भी वही काम में लेने हैं। फ्रूट फ्लाई ट्रैप अलग आते हैं और वेजिटेबल्स फ्लाई ट्रैप अलग आते हैं। तो वेजिटेबल्स फ्लाई ट्रैप जो है वही आपको इस्तेमाल करने हैं। इसकी वजह से भी आपकी तरबूज की फसल में काफ़ी हद तक फ्रूट फ्लाई कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि फ्रूट फ्लाई ट्रैप के अंदर एक लूर लगा होता है, जिसकी वजह से जो नर फ्रूट फ्लाई होती है वो अट्रैक्ट होके उसके अंदर आ जाती है और फिर वहीं पे वो ख़त्म हो जाती है उसके अंदर आके। तो मतलब काफ़ी हद तक आपकी फ्रूट फ्लाई जो है आपके प्लॉट से कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो देखिए, मेरा कई सालों का जो अनुभव है ना, वो मैं काफ़ी सालों से इस इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल कर रहा हूँ और यह है बायर कंपनी का सोलोमोन। आप चाहे सब्जियों में किसी भी प्रकार की फसल लगा रखी है, चाहे आपने खरबूजा लगा रखा है, चाहे आपने तरबूज लगा रखा है, चाहे आपने तरककड़ी, तो उस फसल में आप जो है इस बायर कंपनी के सोलोमोन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर से बेल वाली सब्जियों में। दोस्तों, सोलोमोन के अंदर आपको बीटा साइफ्लोथ्रिन 8.49% मिलता है और एमिडाक्लोप्रिड की मात्रा इसमें होती है 19.81%। बीटा साइफ्लोथ्रिन और एमिडाक्लोप्रिड का ये कॉम्बिनेशन फ्रूट फ्लाई को आपके प्लॉट से खत्म कर देता है। बस आपको हर 10 से 12 दिन के अंतराल से स्प्रे करते रहना है और फ्रूट फ्लाई आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। देखिए, फ्रूट फ्लाई तरबूज की फसल में एक ऐसी बीमारी है जिसको आप जड़ से तो ख़त्म नहीं कर सकते, वो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, चाहे आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले आना। मैंने अपना काफ़ी सालों का अनुभव के हिसाब से आपको जो इंसेक्टिसाइड बताया है वो सबसे परफेक्ट इंसेक्टिसाइड बताया है। इससे बेस्ट इंसेक्टिसाइड फ्रूट फ्लाई के लिए, खास तौर से तरबूज की फसल में, मैं नहीं मानता। मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। काफ़ी हद तक मतलब ये कंट्रोल कर लेती है। और इसके साथ में आपको एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर लेना है। ये भी आपको बायर कंपनी का ही लेना है, बायर कंपनी का एंट्रोकॉल, जिसके अंदर आपको प्रोपिनेज मिलता है, 70% WP फॉर्म में आपको मिलता है। और इन दोनों की जो खुराक है वो आपको रखनी है, सोलोमोन की खुराक आपको रखनी है 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, और आपका जो फंगीसाइड है उसकी खुराक आपको रखनी है 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। 10 से 12 दिन के अंतराल से स्प्रे निकालता रहना है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, जल्दी स्टेप लेते हैं, मतलब जल्दी स्प्रे निकालने की कोशिश करते हैं। सोलोमोन हो या चाहे कोई और इंसेक्टिसाइड हो, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से भी आपका उत्पादन डाउन हो सकता है। तो कम से कम 10 से 12 दिन का अंतराल ज़रूर रखें। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी फल और फूल ड्रॉपिंग की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और ये इंसेक्टिसाइड जब भी आप अपने प्लॉट में इस्तेमाल करें, हमेशा शाम के समय करें, जब मधुमक्खियों का टाइम ना रहे उस समय पे करें, ताकि मधुमक्खियों को नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि जब आप मधुमक्खियों के समय पे करेंगे, यानी कि सुबह के समय पे कर रहते हैं, 8 बजे बाद में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उस समय पे प्लॉट में मधुमक्खियाँ रहती हैं और इस इंसेक्टिसाइड की वजह से एक भी मधुमक्खी नहीं बचती है, सारी मधुमक्खियाँ खत्म हो जाती हैं। उसके बाद भी आपको
फ्रूटिंग काफ़ी कम देखने को मिलेगी क्योंकि प्रांगण नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से भी आपका तरबूज का उत्पादन डाउन रह सकता है। तो ये सावधानियां भी आपको रखनी है। शाम को करें, शाम को 5 बजे बाद में ये स्प्रे आप निकालेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इसके, और मधुमक्खियों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन काफ़ी किसान भाई हैं जो फ्रूट फ्लाई के अटैक को समझ नहीं पाते हैं। जब फल बड़ा होता है तब तो समझ में आ जाता है कि फल ये काना हो चुका है, लेकिन फल सेफ है, सिर्फ काना हुआ है, उस स्टेज में तो पहचान लेते हैं, लेकिन तब तक तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है बाड़ी में। शुरुआती स्टेज में जब फल लगने शुरू होते हैं, हाल ही में अगर प्रकोप हुआ फ्रूट फ्लाई का और फल खराब होने शुरू हो जाते हैं छोटी अवस्था से ही, तब कैसे पहचान करें। मान लीजिए कोई फल सड़ जाते हैं, उस स्टेज में भी फ्रूट फ्लाई का अटैक हुआ, 3-4 दिन बाद में फल सड़ जाता है, तब भी आइडिया लगाया जा सकता है कि फ्रूट फ्लाई का अटैक है। लेकिन फल झड़ जाता है पीला होकर और सड़ा हुआ नहीं है, तब कैसे पहचान करें। तो फल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक ब्लैक स्पॉट आपको दिखेगा, सुई के चुभने जितना बारीक सा एक ब्लैक धब्बा आपको दिखेगा, जैसे कोई पिन चुभोई गई है यहाँ पे। तो आप समझ जाइए कि ये फ्रूट फ्लाई का अटैक है और उसी समय पे आप स्टेप ले सकते हैं। तो ये थोड़ी सी पहचान है। बाकी बड़े फल हो जाते हैं तब तो सब पहचान ही लेते हैं, फल काने हो जाते हैं तो समझ जाते हैं इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक हुआ है। तो ये छोटी सी पहचान है जिसकी वजह से आप पहचान कर सकते हैं। बाकी अगर आप देख रहे हैं कि फल लगने शुरू हो जाते हैं और फल झड़ रहे हैं, तो हो सकता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी झड़ सकते हैं। किसान भाई समझ लेते हैं कि मौसम की वजह से झड़ रहे हैं या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी है तब झड़ रहे हैं। हम लग जाते हैं फर्टिगेशन में, लेकिन बीमारी कुछ और मिलती है। इसीलिए आपको थोड़ी सी ये पहचान बताई है। तो फल झड़ रहे हैं और इस तरह के सिम्टम अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके प्लॉट में फ्रूट फ्लाई का अटैक हो चुका है। अब एक और समस्या के बारे में बात कर लेते हैं जो इस समय पे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। काफ़ी किसान भाइयों के फोटो वगैरह आए हैं मेरे पास, कॉल वगैरह भी आए हैं कि तरबूज की शुरुआती स्टेज में जड़ गलन की समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। कॉलर रोट भी कह सकते हैं, जड़ गलन भी कह सकते हैं। कुछ किसान भाइयों को कॉलर रोट का सामना करना पड़ रहा है और कुछ किसान भाइयों को जड़ गलन का। सिम्टम क्या है? ज़मीन से सटे हुए भाग से प्लांट का जो तना होता है वो मतलब ब्लैक पड़ जाता है, तो आप कॉलर रोट कह सकते हैं। और उसकी वजह से तरबूज का जो प्लांट है वो धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा अलसाता है और उसके बाद में ज़मीन पे गिर जाता है, या प्लांट की ऊपर से पत्तियां जलनी शुरू होती हैं और उसके बाद में धीरे धीरे पूरा प्लांट सूख जाता है। तो ये जड़ गलन के कुछ सिम्टम हो सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं दोनों में एक ही फंगीसाइड जाएगा। तो इसके लिए अगर 1-2 प्लांट में आपको दिख रहा है तब तो आपको घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आप कार्बनडाजिम 50% का एक ड्रेंचिंग कर दीजिए। ड्रिप से नहीं चलाना है। ड्रिप से चलाना है तो आप प्रिवेंटिव में चला सकते हैं। अगर समस्या आपको आती हुई दिखाई दे रही है तो आप ड्रेंचिंग करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। 1 एकड़ में 500 ग्राम और ड्रेंचिंग कर दीजिए। समस्या आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी। और समस्या ज़्यादा दिख रही है, यानी कि प्लांट ज़्यादा ख़राब होते हुए अगर आपको दिख रहे हैं और प्लांट की अवस्था भी थोड़ी बड़ी है, यानी कि 20-25 दिन के हो गए हैं प्लांट और समस्या ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो फाइनल इलाज है इसका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, इसका एक ड्रेंचिंग कर दीजिए। लेकिन करना ड्रेंचिंग ही है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल आपको तभी करना चाहिए जब समस्या आपको ज़्यादा दिखाई दे। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में तरबूज की फसल में आने वाली मुख्य रोग बीमारियों के बारे में मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दी है। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।